हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब आप लोग बेहतर होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग पे, जहां हम लोग विज्ञान की क्लासेज अभी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चैप्टर हो गया है? 3 चैप्टर हो गया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? पहले नाम जानना जरूरी है। परमाणु की संरचना। कि कोई एक परमाणु होता है वो किस तरह से बनता है, उसका संरचना जानना है हमको इस चैप्टर में। अभी तक हम लोग क्या जान चुके हैं? पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग जाने कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ 3 तरह का होता है। कुछ होता है शुद्ध, कुछ होता है अशुद्ध। शुद्ध में हम लोग पढ़ चुके हैं तत्व के बारे में। तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो तत्व के बारे में पढ़े थे कि तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के किस चीज से? परमाणुओं से बनता है। ठीक है, और यौगिक अणु से बनता है, इस तरह से बनता है। अब इस परमाणु के ही क्या करना है हमको? संरचना के बारे में चिंतन करना है। टोटल तत्व जो ज्ञात तत्व है, इनकी संख्या कितना है? अभी 118 है। 118 ज्ञात तत्व है। इसमें से कुछ क्या है? प्राकृतिक है, कुछ क्या है? मैन मेड भी है, मानव द्वारा भी निर्मित है बहुत सारे तत्व। ठीक है, रेडियो एक्टिव भी है, अलग अलग धर्म है। ठीक है, तो ये जो तत्व है, तत्व में जो परमाणु है, इसके परमाणु का आकार क्या है, संरचना क्या है, किस तरह से बनता है, क्या इसका आधार होता है, इसी के बारे में हम लोग को चिंतन करना है। ठीक है, तो परमाणु के बारे में जो डाल्टन साहब थे, उन्होंने क्या बताया था कि ये क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। ठीक है, डाल्टन साहब बताए थे। लेकिन बाद में जाकर के डाल्टन साहब का दिया हुआ यह सिद्धांत क्या हो गया? गलत साबित हो गया। क्यों साबित हो गया? क्योंकि बाद में कालांतर में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं है कि अविभाज्य है। ये विभाज्य है। इसके अंदर बहुत सारे परमाणु के अंदर भी अव परमाणुक, जिसको बोलते हैं सब एटॉमिक कण भी पाए जाते हैं। और इनका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके अरेंजमेंट से परमाणु बनता है। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये परमाणु है तो इसके केंद्रक में, इसका जो केंद्र होगा, जो इसका बीच का पार्ट होगा, जो केंद्रक होगा, इस केंद्रक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा केंद्रक में। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होगा? कक्षाएं बनी हुई होगी, अलग अलग कक्षा बना हुआ होगा। और इस कक्षा में क्या होगा? कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सजे हुए होंगे। ठीक है, तो अंदर में, केंद्रक के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और बाहर क्या है? अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? सजा हुआ रहता है। और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? बाहर से जो भी रासायनिक अभिक्रिया करना है, ये हो गया एक परमाणु किसी एक तत्व का। इसी तरह से दूसरा परमाणु हो जाएगा यहाँ पे किसी और तत्व का। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रक होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? फिर रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे। तो इस तरह से बाहर ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। ये जो संरचना बना कि किस तरह से बीच में पाया गया कि केंद्रक है, किनारे किस तरह से कक्षाएं हैं, कक्षाओं का आकार क्या है, वर्तुलाकार मार्ग पे घूमते हैं, ये सब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या हुआ? धीरे धीरे रिसर्च हुआ। ठीक है, तो जब रिसर्च हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला है किसके द्वारा? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जे जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने बताया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? इस तरह से पाया जाता है। इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया, इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से पाया जाता है, क्या खासियत है। तो बताया कि इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज होता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक क्या होगा? आवेश होगा। आवेश के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि आवेश कब होता है? जब कोई एक न्यूट्रल, कोई ऐसा
आवेश रहित, मान लीजिए कोई आवेश रहित एक परमाणु है और इसके ऊपर कोई अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस परमाणु के ऊपर निगेटिव का चार्ज बढ़ जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो एक ऋण कम होगा, मतलब अब धन में, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, मतलब धनात्मक आवेश होगा। तो इस तरह से आवेश भी क्या होता है, आता जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा अंदर आएगा, इस हिसाब से क्या होता है, आवेश भी बनता है। आवेश वाला एक एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे, जैसे एक लीजिए कंघी, और कंघी को क्या करते हैं, बाल में रगड़ करके और कागज का बहुत सारा छोटा 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 टुकड़ा के पास नजदीक ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, चिपक जाता है। तो बाल में रगड़ने से क्या हुआ, ये जो कंघी है, इसके सतह पर क्या हो गया, आवेश जमा हो गया, और ये आवेश फिर क्या कर सकता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में आकर्षित करता है। ठीक है। तो आकर्षित किस तरह से करता है, इस कॉन्सेप्ट को भी यही समझ लेना है कि अगर मान लीजिए एक तरफ प्लस का चार्ज है, किस तरह का आवेश है, घनात्मक है, एक तरफ धनात्मक है और दूसरे तरफ धनात्मक है, अगर दो धनात्मक चार्ज एक दूसरे के पास आएगा, आवेश आएगा, तो ये दोनों को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, मतलब धक्का देगा, दूर भेजेगा। लेकिन अगर इसमें से एक तो है पॉजिटिव प्लस का और एक है निगेटिव, एक है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक, तो ये आपस में क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये थियरी भी, आवेश का थियरी हमेशा काम करता है कि अगर एक जैसे हो, जैसे प्लस प्लस क्या कर रहा है, विकर्षित, उसी तरह से जो माइनस माइनस होगा, अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो ये सब भी आपस में क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को धक्का देगा, विकर्षण ही करेगा, ये सब भी क्या करेगा, आपस में विकर्षण ही करेगा, आकर्षण नहीं करेगा। आकर्षण तब करेगा जब अपोजिट हो, जब विपरीत, विपरीत किस्म का अलग अलग, अगर विपरीत किस्म का अलग अलग आवेश होगा, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षक करते हैं, खींचते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, नजदीक लेके आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इसका जो भार होता है, भार इसका एकदम नगण्य होता है, शून्य के बराबर भार, इसका भार नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कभी मास पूछ ले कि कितना मास होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलो में, किलो में इतना मास होता है इसका। ठीक है। और अगर पूछ ले कि अच्छा ऋणात्मक तो है, लेकिन इसके ऊपर आवेश का मात्रा कितना है, आवेश तो मान लीजिए ऋणात्मक है, लेकिन आवेश का मात्रा भी तो पता होना चाहिए। तो आवेश का जो मात्रा है वो होता है 1.66, बस लिखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। कूलॉम्ब क्या है, तो कूलॉम्ब है एक इकाई जिससे हम आवेश को मापते हैं। तो आवेश को मापने का जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं, कूलॉम्ब बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन को लिखते कैसे हैं, तो ई लिखते हैं और ई के ऊपर एक निगेटिव बना देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से एक और जो सब एटॉमिक है, अपरमाणु कण है, उसमें से प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में जब खोज हुआ है, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं एनोड रे। एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ है, या कैनाल रे भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है बस। ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेम है। तो इसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कुछ खूबी कि हाँ क्या क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में पता कैसे लगा, इसके जो साइंटिस्ट है इसके बारे में जान जाइए। तो गोल्डस्टीन नाम है इनका, क्या नाम है, ई गोल्डस्टीन, हिंदी में लिख लीजिएगा, गोल्ड स्टीन, इस तरह से हिंदी सेम। अंग्रेज का नाम हिंदी में तो अंग्रेजी अंग्रेजी नाम ही होगा। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में, इंग्लिश में गोल्ड स्टीन है तो हिंदी में सोना स्टीन ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। तो सेम नाम रहेगा, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो गोल्ड स्टीन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से पता किया, तब उनको पता चला कि ये जो है, इसके ऊपर अगर देखा जाए किस तरह का आवेश है, तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश है। ठीक है। ये तो ऋणात्मक आवेश चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऋणात्मक आवेश चल रहा है, लेकिन ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, ये तो है प्रोटॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये है प्रोटॉन। ठीक है। तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, कितना है, अगर मात्रा कोई पूछ ले, तो यही सेम मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, इतना ही है। लेकिन यही प्लस का है, जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या है,
माइनस का है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका भार, भार इसका होता है जो कि परमाणु के संरचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो भार जो इसका है, इसका भार इसके मुकाबले ज्यादा है और इसका भार होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी। अब देखिए ये -27 है जबकि ये -31 है, तो लगभग लगभग कहते हैं कि 2000 गुना तक इसका भार क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका भार ज्यादा होता है, तो इसका भार ज्यादा होने के कारण परमाणु का जो पूरा भार होगा, जो परमाणु द्रव्यमान होगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अभी आगे बताएंगे न्यूट्रॉन का होगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का है, ठीक है। 2000 गुना क्या है, हल्का है। इस कारण इसका द्रव्यमान में बहुत खास कोई भूमिका नहीं होता है। इसका भूमिका होता है आवेश में, एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है और दोनों बराबर है। इसी कारण एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहता है, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बनाए हुए रहता है। अगर मान लीजिए कि निगेटिव वाला कम हो जाएगा तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण धनात्मक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो फिर पॉजिटिव अगर कम हो गया तो ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से तो एक दूसरे को बैलेंस भी करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वजन बता दिए इसका, ठीक है। इसको लिखते किस तरह से हैं, तो इसको सिर्फ पी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि पी लिख के इसके ऊपर प्लस, पी लिख के इसके ऊपर प्लस बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पी लिख दिए वही क्या हो गया, पर्याप्त हो गया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज अगर मात्रा देखे तो +1 इकाई, बोलते हैं कि +1 इकाई का चार्ज होता है इसके ऊपर। और वहीं इसके ऊपर क्या होता है, -1 इकाई का चार्ज होता है। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यही अंतर है छोटा मोटा। न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक बताए हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब आगे छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रॉन, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है इसका मतलब ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, दोनों में से कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है। इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा ही नहीं, आवेश से रहित होगा, ठीक है। उदासीन होता है, आवेश से रहित होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कभी पूछेगा कि चार्ज कितना है तो चार्ज हो जाएगा 0, 0 है इसके ऊपर का चार्ज। आवेश की मात्रा अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन वजन होगा इसका, भार होगा कुछ, और भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर ही उसी के आसपास होता है। और इसका जो मास है होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 के, ठीक है। कौन इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था, तो इसके बारे में सबसे पहले पता लगाए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, यही वैज्ञानिक थे, सबसे पहले रिसर्च किए। इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि जो हमारा परमाणु है उसके केंद्रक में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, इसके साथ कुछ न्यूट्रल चार्ज भी है, जो क्या कर रहा है, द्रव्यमान दे रहा है, जो आगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें पता चला, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी जो पॉइंट था इसमें परमाणु के बारे में समझने का। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि आखिर यहाँ तक कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे साइंटिस्ट लोग। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होते रहा, एक्सपेरिमेंट करते रहे और एक्सपेरिमेंट से कुछ कुछ रिजल्ट आते रहा, जिसको आगे देखा गया है, ठीक है। डाल्टन तो बता के गए थे कि परमाणु टूटता ही नहीं है, अविभाज्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लिया कि परमाणु के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको क्या बोलते हैं, अवपरमाणुक कण, ठीक है। तो वही क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से आखिर मॉडल जो है, जो परमाणु का मॉडल है वो किस तरह से आया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे थॉमसन का मॉडल, थॉमसन परमाणु मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इसमें क्या बताया है, तो थॉमसन थे, उन्होंने बताया कि जो ये मॉडल है ना, ये एक्चुअली इस तरह का है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, परमाणु है, ठीक है। तो ये परमाणु में क्या है, पूरा परमाणु में जो अंदर है, इस पूरे में भरा हुआ है हमारा प्रोटॉन। और इसमें कहीं कहीं पे, एक दो जगह पे, यहाँ ये ऐसा नहीं बोले कि सिर्फ केंद्र में है, इन्होंने बोला कि पूरे में क्या भरा हुआ है, पूरे में प्रोटॉन भरा हुआ है, पूरे में ही, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं पे।
ठीक है। इसको क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पेड़ का भी मॉडल बोला जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तरबूज है, क्या है, तरबूज है पूरा का पूरा। तो तरबूज के अंदर जो लाल लाल गुद्दा है, इसका जो खाने वाला भाग है, वो क्या है, आपका प्रोटॉन है। और इसके अंदर जो बीज रहता है, तरबूज का जो छोटा छोटा बीज रहता है, वो क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मॉडल किसने दिया था, ऐसा मॉडल दिया है थॉमसन ने। तो थॉमसन का दिया हुआ मॉडल क्या कहलाता है, प्लम पुडिंग। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, प्लम पुडिंग होता है जो खीर, जैसे खीर बनाए और खीर में कहीं कहीं क्या करते हैं, मावा डाल देते हैं। खीर में क्या करते हैं, जो मेवा डाल देते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं होता है, लेकिन पूरा क्या होता है, खीर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये था थॉमसन का। थॉमसन जो मॉडल दिए थे, और सबसे पहले यही मॉडल दिए थे। इन्होंने बोला है कि पूरे प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन में धंसा होता है, धंसा होता है। ये किन्होंने कहा है, ये कहा गया है थॉमसन के द्वारा। ठीक है, तो ये थॉमसन का मॉडल था। इसको फिर बाद में क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने के बाद नया मॉडल आया रदरफोर्ड का। किसका आया है, रदरफोर्ड का मॉडल। तो अब आगे हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल। हिंदी में ही लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। इससे पहले जो था तो थॉमसन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारा खामी था, बहुत सारा सवाल पूछा गया, बाद में रिसर्च किया गया, तो उसमें बहुत सारा सवाल थॉमसन नहीं बता पाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया है, ये एक गोल्ड का फॉइल लिए, इसके बारे में बोला जाता है कि क्या किए थे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें गोल्ड का फॉइल लिए। गोल्ड का फॉइल का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम फॉइल देखे होंगे घर में, जो खाना वगैरह को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के रखा जाता है। तो उसी तरह से गोल्ड को भी क्या कर सकते हैं, सोना को, सोना के साथ खासियत क्या है कि इसको पीट करके बहुत पतला बनाया जा सकता है। सोना को क्या कर सकते हैं, पीट करके बहुत पतला बनाया जा सकता है। बताए थे कि जो धातु होता है, धातु को पीटते हैं तो वो पूरा फैल जाता है, चादर बन जाता है उसका। धातु का जो क्या होता है, चादर बन जाता है। आयरन का पूरा क्या होता है, सीट होता है, स्टील का सीट होता है। तो इसको इस तरह से धातु को क्या कर सकते हैं, पीट के चादर जैसा बना सकते हैं। तो ऐसा ही गोल्ड का, सोना का क्या बना लिए, चादर बना लिए, क्योंकि सोना को बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे एक मशीन लगाए, जिसमें से इस पे क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को डाला गया। ठीक है, आप देखेंगे कि अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण जो होता है, ये बनता है हीलियम में से। एक है हीलियम, हीलियम में से क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हीलियम में पहले से दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, तब बनेगा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक माइनस, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो माइनस। ठीक है, तो इस तरह से दो माइनस चला गया। अब दो माइनस जैसे ही बाहर गया, तो धनात्मक था इसके पास प्लस दो, और ऋणात्मक भी था माइनस दो, इस तरह से था। लेकिन ये दोनों का दोनों चला गया बाहर, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, प्लस दो बचा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के ऊपर प्लस दो का चार्ज। ये है हमारा अल्फा का पार्टिकल, अल्फा कण। ठीक है, और इसके द्वारा इस पे क्या किया गया, जब हिट किया गया, मारा गया, तो पीछे एक पूरा शील्ड लगाया हुआ था। पीछे क्या लगाया हुआ था, शील्ड लगाया हुआ था, जिंक से ही बनाया हुआ था कंपाउंड। तो इस पे जब टकराया ये, इस यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है टकराया, तो ये टकरा के कहीं कहीं इस दीवार पे कहीं कहीं क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ। और जो रिफ्लेक्शन हुआ, जहां जहां हुआ वहां स्पार्क बन गया। स्पार्क समझते हैं ना, धब्बा, जैसे कहीं विस्फोट होता है, कहीं पटाखा छोड़ते हैं, पटाखा छोड़ते हैं तो वहां पे देखते होंगे कि थोड़ा दूर में धब्बा जैसा बन जाता है। तो ऐसा ही क्या हो गया, थोड़ा धब्बा जैसा बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से धब्बा बन रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किए गोल्ड फॉइल का। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाले,
जब पूरा एक्सपेरिमेंट किए तो इससे कंक्लूजन क्या निकाले, तो 3 कंक्लूजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। 3 कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो अधिकतर रे यहाँ से चला, जो अधिकतर है, अधिकतर जो रे यहाँ से चला है, जो अधिकतर है वो क्या हो गया है, बिना किसी बाधा के, बिना बाधा के, बिना बाधा के, मतलब बिना अवरोध के क्या हो गया है, पार हो गया है, बिना अवरोध के पार हुआ। ठीक है, बिना अवरोध के पार हो गया मतलब सीधे यहां से निकल गया, कोई अवरोध ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, लेकिन कुछ कुछ है, मतलब कि 100 में से 2 4 5, कुछ जो है वो क्या हुआ है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम मात्रा में डेविएट हुआ है अपने, अपना जो उसका रास्ता है, जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता है, तो इससे बहुत कम मात्रा में इधर निकला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से टकराया तो सीधे इतना पे निकल गया या बहुत बड़ा कोण बनाया, कोण भी जो बनाया वो क्या है, बहुत छोटा, मतलब बहुत हल्का डेविएशन हुआ है, ऐसा यहाँ पे है। तो बहुत कम मात्रा में क्या हुआ है, डेविएट हुआ है, अपने रास्ता से अलग गया है, अपने रास्ता से क्या हो गया है, विकृत हो गया, इधर से एक जगह से दूसरे जगह चला गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है ये क्या बोल रहा है कि 12,000 में से एक, 12,000 में से एक ऐसा हुआ है, मात्र एक पार्टिकल ऐसा हुआ है जो क्या हुआ है, पूरी तरह से वापस लौट गया है। क्या हुआ, सीधा वापस, सीधा वापस लौट गया, सीधा वापस लौट गया, मतलब यहां से सीधे गया, ये जो पार्टिकल आया तो सीधे गया, और यहीं से सीधे क्या हुआ, लौट भी गया, इधर से गया और ये इधर से सीधे क्या सीधा लौट गया। मतलब कि जैसे ही सामने गया होगा कोई ऐसा ताकतवर मिला होगा जो कि कहा होगा कि चलो उल्टा लौट जाओ, तो यहाँ उल्टा लौट गया होगा। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ होगा, बिना बाधा के पार हो गया, मतलब कि बहुत सारा, अधिकतर तो क्या हुआ, बिना बाधा के पार हो गया, मतलब यहाँ कोई है ही नहीं इसको रोकने वाला। ठीक है, कुछ को क्या हुआ, थोड़ा बहुत हिलना डुलना पड़ा, कुछ के केस में क्या हुआ होगा, आया हुआ होगा, और यहाँ पे छोटा मोटा कुछ होगा तो बगल से ऐसे साइड से निकल गया, बगल से ऐसे साइड से निकल गया। लेकिन कोई 12,000 में से कोई एक ऐसा होगा ताकतवर पॉइंट, कोई एक ऐसा बैठा हुआ होगा ताकतवर इंसान, जो कि जैसे ही ये लाइन आया, जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल आया, तो इसको बोला कि सीधे जिस रास्ता से आए हो, जिस रास्ता से आए हो उसी रास्ता से लौट जाओ। ठीक है, तो ये 3 कंक्लूजन है, 3 यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, 3 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया तो 3 इनको क्या मिला, यहाँ पे कंक्लूजन मिला। अब इसके आधार पे उन्होंने बताया कि देखिए मेनली ज्यादातर इस कारण निकल जा रहा है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमारा थॉमसन का जो दिया हुआ मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग पूरे में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। थॉमसन तो बोल के गए थे कि पूरे में क्या है, पूरे में प्रोटॉन है। अगर पूरे में प्रोटॉन होता तो अभी क्या बताए थे, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और हम भेज क्या रहे हैं, अल्फा, अल्फा के ऊपर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, विकर्षण करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। अगर पूरे में प्रोटॉन होता तो कोई भी किरण यहां से जाता तो वो तुरंत क्या होता, पीछे भागा। ठीक है, तो अधिकतर पार हो गया, मतलब ज्यादातर एरिया तो ऐसा है जहां प्रोटॉन है ही नहीं, मतलब इधर का एरिया में प्रोटॉन नहीं, इधर का एरिया में प्रोटॉन नहीं, इधर का एरिया में, मतलब कहीं पे भी प्रोटॉन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत बगल से जा रहा है तो यहाँ से बोला कि ऐसे साइड हो जाओ, बगल से जा रहा है तो थोड़ा बोल रहे हैं ऐसे साइड हो जाओ। लेकिन जो एकदम मेन बीचों बीच जहाँ पे प्रोटॉन है, अगर वहां पे आप चल जाइएगा तो उसके लिए 12,000 में से एक, मतलब बहुत ही छोटा जगह है वो, बहुत ही छोटा जगह है। यहाँ पे जब चल जाइएगा तो ये क्या कहेगा कि जिस रास्ता से आए हैं उसी रास्ता में लौट जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन में यही बीच में ही क्या है आपका, प्लस चार्ज प्रोटॉन वाला है। जो केंद्रक का प्रोटॉन है, जो केंद्रक में स्थित प्रोटॉन है वो कहाँ है, बहुत ही छोटे जगह में है, तभी तो अधिकतर क्या हो रहा है, पार हो जा रहा है बिना किसी बाधा का। और कुछ क्या हो रहा है, हल्का फुल्का डेविएट हो रहा है, हल्का फुल्का अपने रास्ता से भटक रहा है। लेकिन 12,000 में मात्र एक ही ऐसा है, मतलब बहुत कम जगह घेरता है। और बाद में जब पता चला, बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये जो छोटा सा केंद्रक है, इस केंद्रक का जो
त्रिज्या होता है, जो केंद्रक यहाँ है इसका जो त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, ये कितना होता है? रेडियस ऑफ एटम, परमाणु के त्रिज्या का 10⁵ टाइम्स छोटा, मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है। कितना गुना? 1,00,000 गुना, मतलब इतना बड़ा एटम है, इतना बड़ा एटम में मात्र एक बूंद जितना बड़ा क्या होता है? केंद्रक होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा बहुत बड़ा एक वो स्टेडियम है, पूरा स्टेडियम जितना बड़ा अगर एटम रहेगा, पूरा स्टेडियम जितना बड़ा अगर परमाणु रहेगा, तो उसमें केंद्रक जो है वो मात्र समझिए कि उस पूरा स्टेडियम के तुलना में उसके सेंटर पे रखा हुआ है वो फुटबॉल है। अब सोचिए कि स्टेडियम में ऊपर सीढ़ी पे रहेगा तो प्लेयर नहीं दिखता है, तो फुटबॉल क्या ही दिखेगा। सोचिए कि कितना छोटा है, तो उतना बड़ा स्टेडियम में एक छोटा सा फुटबॉल के बराबर है, ठीक है, इतना छोटा होता है। तो 1,00,000 गुना क्या होता है? छोटा होता है केंद्रक का त्रिज्या, किसके तुलना में? इस परमाणु के तुलना में। तभी ज्यादातर जो किरण होते हैं वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। लेकिन 12,000 में कोई एक ऐसा हो जाता है जो क्या होता है? इसी से जाके टकरा जाए, तो इसको क्या होना पड़ता है? वापस उसी रास्ते में लौटना पड़ता है। लौट क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ भी प्लस है और इधर से जा भी रहा है प्लस। अगर आमने सामने प्लस प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। आमने सामने प्लस आएगा तो विकर्षण हो जाएगा, अगर आमने सामने प्लस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट है। ठीक है, और इसका कक्षा के बारे में बताया कि जो कक्षा है, ये कक्षा के बारे में भी बताया। अच्छा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप लोग लिखे होंगे। अब देख लेते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड का देख रहे थे कि इसका जो परमाणु है और इसका जो केंद्रक है, ठीक है, तो यहाँ केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ बाकी कक्ष में जो बाहर पूरा आकार है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ध्यान रखना है क्या, कि त्रिज्या जो होता है, क्या होता है? त्रिज्या किसका? केंद्रक का। यहाँ जो बीच है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसका जो केंद्रक का त्रिज्या है, ये जो होता है इस पूरे पूरे परमाणु के त्रिज्या का 1,00,000 गुना छोटा होता है। तो अगर त्रिज्या देखा जाए किसका? परमाणु का। किसका देखा जाए? त्रिज्या परमाणु, ध्यान रखिएगा। तो इससे 10⁵ टाइम्स, माने 1,00,000 गुना क्या होता है? छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें सब चीज तो बहुत बढ़िया था, सब चीज बढ़िया था, लेकिन एक बार पूछा गया इनसे सवाल कि ठीक है रदरफोर्ड जी, ये तो सब बहुत बढ़िया मॉडल बता दिए, सब चीज समझा भी दिए कि कहाँ पे प्रोटॉन होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, सब है, ठीक है। एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर घूमते रहता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तो ये कार्य कर रहा है, घूमने का कार्य कर रहा है। जब घूमने का कार्य कर रहा है तो कोई भी कार्य करिएगा तो समय के साथ क्या होगा? ऊर्जा कम होगा। ऊर्जा क्या होता है? घटता है। कोई भी कार्य करिएगा तो समय के साथ ऊर्जा का विकिरण होता है, कुछ ऊर्जा बाहर जाता है जिससे कि ऊर्जा घटने लगता है। तो ये ऐसा नहीं होगा धीरे धीरे कि घूमते 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 जब इसका ऊर्जा खत्म होगा तो ये सीधे आके केंद्रक में ही घुस जाएगा, वहीं पे नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड से पूछा गया तो बोले कि हाँ ऐसा हो तो सकता है। तो बोले जब ऐसा हो सकता है फिर होता क्यों नहीं है? आखिर ये इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं पे क्यों रहता है? आखिर ऐसा काहे नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन आके और केंद्रक में घुस के खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो इसका जवाब नहीं दे पाए, तो इसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर यहाँ पे हम लोग को नया पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? बोर साहब का परमाणु मॉडल। नील बोर जो साइंटिस्ट है, उनका परमाणु गुणन। ठीक है, तो नील बोर के सामने यही सवाल था कि इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्यों नहीं है? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दिया, उन्होंने बोला विविक्त कक्षा। विविक्त कक्षा बोले, बोर साहब बोले कि देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसा वैसा किसी भी कक्षा में नहीं घूमता है, किसी भी कक्ष में नहीं घूम सकता है, ये सिर्फ विविक्त कक्ष में घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, जो भी इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगा रहा है, वो सिर्फ एक विविक्त कक्षा में, एक निश्चित कक्षा है उसी में घूमता है। और इस कक्षा का खासियत ही यही है कि यहाँ ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अगर ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा तो ऊर्जा क्षय भी नहीं होगा, ऊर्जा नष्ट भी नहीं होगा, वही ऊर्जा हमेशा बना रहेगा। तो बोले कि वही ऊर्जा बहुत बना रहेगा, तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि ऊर्जा कभी नष्ट होगा ही नहीं, जो ऊर्जा है वही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये बोले कि अच्छा ये तो कक्ष का बात कर रहे हैं, ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि आखिर ऑर्बिट होता कैसे है? तो ये बोले कि बहुत आसान है, अंदर में तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद यहाँ पे जो बाहरी कक्ष है,
बाहरी कक्ष, ये पहला कक्ष है, और जो पहला कक्ष है इसका नाम है के। अब इसके बाद जो दूसरा है इसका नाम है एल, जो तीसरा है उसका नाम है एम, जो चौथा है इसका नाम है एन। इस तरह से बहुत सारा कक्ष ऐसे क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। मतलब कक्ष का नियम नंबरिंग कर दिए, नाम लिख दिए। जो पहला है, जो पहला कक्ष है उसका नाम है के, दूसरा का नाम है एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। इस तरह से कक्ष आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, एक तो बोल दिए कक्ष है, ठीक है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन भी बता दिए आपकी, इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका कोई लिमिट है कि किसी भी कक्षा में कितना भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो बोले नहीं 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 नहीं, किसी भी कक्ष में कितना भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, इसका एक नियम है, ठीक है। और वो नियम जो है वो क्या है, 2n² का नियम चलता है। तो 2n² के नियम के अनुसार, तो बोले कि इसमें n क्या है पहले ही बताइए। तो बोले देखिए n क्या है, के के लिए, जो के कक्षा है, जो पहला कक्षा है के, इसके लिए एन का महत्व होता है 1। तो एल जो दूसरा कक्षा है उसके लिए एन का महत्व होता है 2, ठीक है। जो तीसरा कक्ष है इसके लिए एन का महत्व होता है 3। जो चौथा कक्ष है एन, इसके लिए एन का महत्व होता है 4। इस तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाते जैसे जाएंगे, वैसे वैसे एन का महत्व क्या होते जाएगा, एक एक बढ़ते जाएगा। तो बोले कि अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर के में पूछा जाए कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 2 गुने एन का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 गुने 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोला हाँ, कि जो सबसे अंदर का कक्ष होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। मान ली एक एक गो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक एक गो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो 2 गो रहेगा। अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन के में नहीं रहेगा, 2 रहेगा के में। अब जो तीसरा है उसको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, एल में जाना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा एल में, तो एल में टोटल कितना रह सकता है, तो वही सेम नियम, 2 गुने एल के लिए एन का मान है 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 2 गुने 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ रह सकता है, एल में। एल में 8 रह सकता है, के में 2 रह सकता है। अब मान लीजिए किसी के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो यहाँ रख दिया, 8 गो यहाँ, 8 2 10। अब एक और इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ, अब सीधे कहाँ जाना पड़ेगा, एम में जाना पड़ेगा। तो बोले कि एम में टोटल कितना रह सकता है, तो बोले एम में कितना रह सकता है, निकाल सकते हैं 2, और गुने एम के लिए एन का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 गुने 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बोले बहुत बढ़िया। तो बोले कि जो अगला इसके बाद जो कक्ष होगा, इसके बाद जो बड़ा कक्षा होगा एम, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 रह सकता है। तो बोले कि इसके बाद वाला में, तो बोले कि इसके बाद वाला में सेम वही 4 का स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 2 गुने 16 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे कक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस तरह से इन्होंने बता दिया कि ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, और उसके अंदर विविक्त कक्षा होता है, जिसके अंदर ऊर्जा का क्षय होता ही नहीं है, ऊर्जा घटता ही नहीं है। यहाँ ऊर्जा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसी कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, जो मान लीजिए इस एन में कोई इलेक्ट्रॉन है, एन कक्षा में, तो ये ऐसा नहीं है कि चक्कर मारते मारते फिर लास्ट में आके यहाँ घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपना जहां है उसी विक्त कक्ष में क्या है, खूब बढ़िया से घूमते रहेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन विन्यास और इसके आगे का जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास में यहाँ तक आप लोग पूरा मॉडल बना लीजिएगा, क्या क्या इसमें थियरी बताया गया इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। पहला जो थॉमसन का मॉडल था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो उसको कहाँ रखेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको कहाँ रखेंगे, ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए अभी पूरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप लोग देख लीजिए। देख करके जो दिक्कत होगा, जो समस्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है पता है ही, आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करके और हमको बताना है क्या दिक्कत हुआ, कोई चीज नया सीखे तो बताना है कि हम नया सीखे ये चीज, ठीक है। और जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक जरूर कर दीजिए, और लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्त लोग है, दोस्त लोग के साथ वहां पे देखिएगा इसे एगो बनाया हुआ रहता है,
इस तरह से शेयर कर दीजिएगा दोस्त लोग के साथ, ताकि वो भी पढ़ ले, उसका भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि इसका पार्ट 2 में आएगा मेन पार्ट। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रॉन विन्यास, जो बहुत ज्यादा समझने का है, ये आएगा पार्ट 2 में। तो अभी पार्ट 2 अब 2-3 दिन बाद जब मैं अपलोड करूंगा तो इसका सूचना कैसे जाएगा आपके पास? तो इसका सूचना के लिए पहले आप सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा, सब्सक्राइब करके उसके बाद घंटी दबा दीजिएगा, तब ना आपका सूचना चल जाएगा। तो इसको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी दबा लेना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए, घूमते फिरते रहिए, अपना एंजॉय करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।